हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का लगभग चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है, इंडियन ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कुछ पार्ट मैंने पढ़ाया है। तो धीरे धीरे करके मैं उसका भी एक वीडियो डालते रहूँगा और सभी टॉपिक का मैं कवर कर दूँगा आपको। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने दक्षिण का साम्राज्य को पढ़ा के और उसको कुछ दिन के लिए मैंने बंद कर दिया था। तो मैं फिर से अब जो इंडियन हिस्ट्री को चालू करूँगा आज से। और आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत है, तो ये मुख्यतः जो है वो 1206 से 1526 आती है। इसके बाद जो है वो मुग़ल वंश स्टार्ट हो जाती है। तो आप चलिए हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी जब 1191 और 92 में जो है क्या हुआ था, जब वो तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है वो हुआ था, तो दूसरे तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो है वो हार हुआ था। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद का हार हुआ मोहम्मद गौरी के हाथे। और उसी का सेनापति था जो गुलाम वंश का संस्थापक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम इसको जो है गुलाम वंश का या दास वंश का जो है वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ये गुलाम वंश दिख रहा है 1206 से 1209। लगभग 5 जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वंश पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें से 1206 से 1526 के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों के शासन का जो है उल्लेख मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, यानी इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। यानी गुलाब का मतलब हो गया गुलाम, खिले मतलब खिलजी, तो हो गया तुगलक, सांस मतलब सैयद, लो मतलब लोदी बन। और इसका टर्म आपसे पूछे तो आप ये भी याद रख सकते हैं 84 साल, 84, 30, 94, और इसका हो गया 37 साल, इसका हो गया 75। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल क्वेश्चन कुछ आपसे पूछ लिया जाता है जो आप जानते हैं लेकिन नहीं बना पाते हैं। जैसा कि सबसे ज़्यादा वंश जो है कौन शासन किया है, तो आपका तुगलक वंश किया है। उसके बाद जो है गुलाम वंश कितना वर्ष तक शासन किया, 1206 से 84, 30, 94, 37, 75। तो सबसे कम वर्ष जो है वो खिलजी वंश का रहा है। तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था, जो कि मोहम्मद गौरी के यहाँ से लूटपाट कर चले जाने के कारण यहाँ का जो उनका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके द्वारा जो है वो गुलाम वंश का जो है स्थापना भारत में किया जाता है, वो 1206 में। और 1290 तक गुलाम वंश जो है वो चलती है। तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए भारत में मुस्लिम साम्राज्य का मूल मतलब संस्थापक कौन है, तो आपको मोहम्मद गौरी को मानना पड़ेगा। ठीक है। वैसे मुस्लिम का जो है आक्रमण हो चुका था आपका वो 712 ईस्वी पूर्व में ही, 712 ईस्वी में ही हो चुका था। तो लेकिन मूलतः आपका जो है भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक या मुस्लिमों का राजवंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है। इसीलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि दास वंश क्यों कहा जाता है, गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था आपका जो है वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश का नाम देते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। तो इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार जो है इस वंश को या फिर इतिहास को अपनी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है और अपने अनुसार उसका वर्गीकरण किया है। तो गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुआ, कौन प्रतापी शासक थे, किसने कौन सी पदवी धारण की, किसके द्वारा कौन सा जो है वह अमूल्य काम किया गया, सिक्का किसके द्वारा चलाया गया। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग जो है एमसीक्यू बनाएंगे मिसलेनियस गुलाम वंश का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक जो है उसने शासन किया था। उसके बाद आराम सा जो है वो आ गया 1210 में। फिर इल्तुतमिश जो है उसको पदस्थ करके 1210 से 1236 तक
जो है वो शासन किया। फिर उसी इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236 में उसने राजगद्दी पर अपने माँ के सहयोग से जो है वो शासन किया। फिर अयोग्य शासन होने के कारण लगभग रजिया सुल्तान जो है वो प्रजा के सामने लाल वस्त्र पहन के, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा लाल वस्त्र पहन के आप जो है वो आप ले सकते थे, कोई भी आपके ऊपर जाति अगर किया गया है या फिर आप न्याय लेने के लिए लाल वस्त्र पहन के दरबार में या फिर जनता के सामने जा सकते थे। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 तक रही। तो इससे क्वेश्चन भी बनता है कि भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन रही है दिल्ली सल्तनत की, तो आपका जो है रजिया सुल्तान मार सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बहराम शाह जो है रजिया सुल्तान और उसके पति जो है इल्तुतमिश को भटिंडा के सूबेदार जो थे उसको मरवा दिया गया आते समय। फिर बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद खां, फिर नसरुद्दीन महमूद, फिर बलबन जो कि उलूका के नाम से भी जाना जाता है, 1266 से 1286 तक रहे थे। फिर कैकुकाबाद और फिर शमसुद्दीन कैमूर। तो आपको ये याद नहीं करना है, बस फेमस जो पर्सनालिटी है टॉप 5 में, और उसके बाद लास्ट में कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था उसको याद रखना है, और डेट तो आपको याद ही रखना है। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट कर के वापस अफगान गया, उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया जो भारत में उसके नाम से शासक कर रहे थे। राज्यारोहण यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ था, यानी राज्याभिषेक हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो ये पूछा जाता है कि लाहौर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दास्ता से मुक्त नहीं था। जब यह शासक बना था तो यह दास्ता से मुक्त नहीं था, इसीलिए इसे सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सलार की उपाधियों के साथ ही शासक बना। तो हिस्ट्री है दोस्तों, कोऑर्डिनेट करके आप पढ़ते हैं कि गुलाम वंश का जो है वो संस्थापक गुलाम था, यानी इसने जो है वो राज्यारोहण के बाद जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ऐबक का भी कुछ उपाधि था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाखों लाख रुपया जो है वो दान किया करता था, इसीलिए उसका जो है उपाधि लाख बख्श या कुरान खा जो है कुरान अच्छा से पढ़ता था और पढ़ाने में भी निपुण था गायकी के साथ। उसके बाद हातिम ताई का भी उपाधि इन्होंने धारण किया था, और इसके दरबार में भी जो है कुछ विद्वान रहते थे, जैसा कि हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदाबिर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसके निर्माण कार्य के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या निर्माण किया है। तो कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में उनके द्वारा बनवाया गया था, यानी भारत में मस्जिदों का गुंबदाकार मस्जिदों का जो है वो अगर संस्थापक माना जाए तो इन्हीं को माना जाएगा। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में जो है उसको 2.5 दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान में उसको जो है उसका भी निर्माण हुआ था। यानी क्या था, ये पहले संस्कृत स्कूल था शायद, उसके बाद जो है वहाँ पे मस्जिद बनाया गया था, अजमेर राजस्थान में है। फिर हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट, क्योंकि आराम शाह को जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरे 1210 में, फिर उसके बाद उनके पुत्र जो है आराम शाह उसको शासक बनाया गया था। तो आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, दामाद और गुलाम था। पहले क्या था, ये गुलाम था उसका, फिर बाद में जो है वो अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति जो है वो अग्रसर रहा साथ में। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया और अपनी बेटी से शादी करवा दिया, इसलिए ऐबक का दामाद और गुलाम हुआ वो। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। तो बदायूं का सूबेदार कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर में अपना राज्याभिषेक करा के वहीं पर राजधानी उसको बनाया था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की।
तो बगदाद के खलीफा से जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, क्योंकि वो दास था, इसीलिए जो है वो सुल्तान की सिपाही उपाधि जो है धारण नहीं किया था, इसीलिए सिपह सलार और कुछ उपाधि से जो है वो खुश था। ठीक है। उसके बाद स्पेशल फैक्ट है कि जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, यानी चंगेज खां जो था वो मंगोल आक्रमणकारी था, ने जलालुद्दीन मागबंदी पर आक्रमण किया। ये जलालुद्दीन मागबंदी जो एक शासक था पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन मागबंदी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, लेकिन इसने शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि जब वो मंगोल जो चंगेज खां था, वो जो उसके पीछे उसका राजगद्दी और उसकी पत्नी को हड़पने के लिए भारत की सीमा तक जो है उसका पीछा किया था, लेकिन इस शासक ने उसे आश्रय देने से मना कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी राज्य और अपनी रक्षा की। तो एक चतुरता का परिचय देते हुए जो है वो उस समय अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहा। उसके बाद हम लोग इल्तुतमिश में जो है इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग है, इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। तो इक्ता प्रणाली में क्या था, धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान किया था। इल्तुतमिश जो है वो सेनाओं को धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान किया था। और सेना क्या था, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क ए चिहलगानी या 10 चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है तुर्काने चिहलगानी का स्थापना किसने किया। उसके बाद जो है एकता प्रणाली और सेना की प्रणाली का जो है विकास सबसे पहले किसने किया था, गुलाम वंश में या फिर दिल्ली राजवंश में। तो आपको ये बताना होगा कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है एकता प्रणाली, सेना और तुर्काने चिहलगानी जो है उसी के अंतर्गत स्थापना किया था। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक जो है वो गद्दी पर बना रहा। उसके बाद उसके द्वारा प्रचलित कुछ सिक्के थे। टंका यह चांदी का सिक्का था, टंका जो है ये चांदी का सिक्का था, और जीतल जो है ये तांबे का सिक्का था। यानी टंका चांदी का सिक्का था और जीतल जो है ये तांबे का सिक्का था। इसमें 1:48 का अनुपात दिया गया था। उसके बाद इल्तुतमिश की प्रमुख विजयों में से रहा है 1215 में तराइन के तृतीय विश्व युद्ध में ताजुद्दीन एजदौल को पराजित किया था। उसके बाद 1217 में मसूरा के युद्ध में नसरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया था। तो ये सब कमीशन का क्वेश्चन है। 1226 में बंगाल विजय की, यहाँ से शासक गयासुद्दीन को पराजित किया था। फिर उसके बाद सिंध व मुल्तान विजय नसरुद्दीन कुबाचा को पराजित 1227 में किया। उसके बाद 1226 से 31 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त कर लिया, और उसके बाद पंजाब के खोखरों पर भी 1235 में लगभग इसने कब्जा कर लिया था। इल्तुतमिश के अंतर्गत कुछ विशेषता ये थी कि इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था, जिसे जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने है वो चांदी का जंजीर यमुना किनारे लगाया था। तो कोई भी उस जंजीर को जो है वो बजा के वो न्याय मांग सकता था, वो कभी भी। उसी तरीके से इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो 1236 में जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। तो राजा जो है उस समय राजा के हाथ में था कि वो अपना उत्तराधिकारी किसको बनाता है। तो रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर, जैसा कि इल्तुतमिश ने जो है वो चलाया था कि लाल वस्त्र पहन के आप जनता से या फिर राजा से न्याय ले सकते थे। तो रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन, जो कि शुक्रवार को मनाया जाता है, मस्जिदों के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका, यानी वहाँ की शासिका बनाई गई, जो कि 1236 से 1240 के बीच में दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली, और अखंड भारत की प्रथम महिला शासिका बनने का भी गौरव इन्हीं के पास रहा है। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रणोत करके अमीर आखुर यानी अशोसाला का
प्रधान नियुक्त किया था, जिसको ये क्या था, अमीर याकूत जो था, जलालुद्दीन याकूत जो था क्या था, एक गुलाम था। और वो गुलाम को जो है वो अश्वशाला का हेड बनाने के कारण 40 तुर्क जो सुल्तान थे, यानी जो चालीसा का जो है गठन किया था, उन्होंने धीरे विरोध करके और उसके या जमालुद्दीन याकूत और रजिया के बीच में प्रेम संबंध को लेके जो अफवाह उड़ा के इसको गद्दी से हटाने का प्रयास किया। उसके बाद जो है तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद रजिया सुल्तान जो है वो तबर हिंद के सूबेदार अल-तुनतुनिया से पराजित हो गई एक युद्ध में। अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। अपनी चतुराई का परिचय देते हुए जो है वो अल-तुनिया से शादी कर लिया और 1240 में कैथल के निकट रजिया और अल-तुनिया की हत्या कर दी, जो कि एक अज्ञात लोग के द्वारा किया गया था। कभी कभी ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसके भाइयों द्वारा जो है उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई थी, जो कि भटिंडा का सूबेदार रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल-तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने शादी कर लिया और 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल-तुनिया की हत्या कर दी। अब देख सकते हैं कि उस समय दिल्ली सल्तनत पे जो है कितना जो है वो क्षेत्र में अधिकार था, जैसा कि आपको ऊपर गुलाबी कलर में दिखाया गया है। उसके बाद इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 36, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। रजिया तो जानते ही हैं, इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि 1236 से 1240 तक रही थी। उसके मरने के बाद इल्तुतमिश का पुत्र यानी रजिया का भाई बहराम शाह जो है उसको बनाया गया। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था अलाउद्दीन मसूद खां, वो 42 से 46 के बीच में रहा। इल्तुतमिश का पौत्र यानी पोता। तो ये सब आपको ज़्यादा याद करना नहीं है, जितना मैंने फैक्ट आपको पढ़ाया है बस आप उसको याद करते जाइए। तो नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। तो वो किसका पुत्र था? नसरुद्दीन महमूद शाह, इल्तुतमिश का पोता था, ठीक है। 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, यानी जो है ये मार काट युद्ध एवं ज़्यादा युद्ध करने में विश्वास नहीं या फिर धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतीक्षा लिखा करता था, यानी कुरान जो है उसमें जो है प्रतीक्षा लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतीकों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। तो आपको बोला एक कोटेशन भी आता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जो टोपी सी के अपना जीवन चलाता था? आप बोल सकते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह। इसने बलबन को अपनी वजीर बनाया, वजीर यानी मंत्री बनाया, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। तो नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना और उलूग खां की उपाधि से जो है वो जाना गया। और सिजदा और पबोस का जो है प्रथा इसने चालू किया। और इसके बाद जो है बलबन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 1266 से 86 के बीच में। बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। तो इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सिजदा एवं पबोस, यानी सिजदा जो होता है वो चूम के, पबोस यानी पैर के बल में चल के, आपको उठने के बल में चल के जो है वो राजा से कोई भी माफ़ी या फिर आप कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदा यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व और जिल्ले अल्लाह ईश्वर की छाया बताया है बलबन ने। और उलूग खां का उपाधि इसने ही चालू किया था और खून के बदले खून का नीति यानी लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया था। बलबन ने दल 40 को समाप्त कर दिया था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो बनाया गया था, सेना एकता और 40 का। उसके बाद बलबन के बाद अगला शासक कैकूबार बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में करके खिलजी वंश की स्थापना की, यानी 1206 से 1290 तक जो इसका शासक रहा है, 86 वर्ष। अब हम लोग आते हैं, तो दोस्तों गुलाम वंश जो है आज यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम लोग जो है गुलाम खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जानते ही इल्तुतमिश की बेटी थी।
लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श कुरान खां के नाम से जाना जाता था और सिपह सलार की उपाधि से भी जो है वो संतुष्ट था। और इन्होंने पोलो खेलते जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी ये आंसर है, ये भी आंसर है। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से राजवंश से संबंधित है? तो कौन सा है? इल्तुतमिश है। ठीक है। उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका या दिल्ली राज पर करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि जब भटिंडा के सूबेदार अल्तुतमिश से शादी करके जो चली गई थी और 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इनका शासनकाल 1236 से 40 के बीच में था। तो रजिया सुल्तान जी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों के निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जो है राम शाह, उसके बाद जो है इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, यानी 1 4 2 3। तो आप देख सकते हैं बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो वंश था उसको पढ़ने में आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।